हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। लास्ट लेक्चर में आप लोगों ने देखा था कुछ फेनोमेनास एसोसिएटेड विद द इलेक्ट्रिसिटी। कुछ बहुत इंटरेस्टिंग फेनोमेनास हमने बताए थे कि अगर आप प्लास्टिक की चेयर पे बैठ जाते हैं और किसी छोटे भाई या बहन को आप कहते हैं कि आपको कपड़े से मारे, पैर ऊपर करके बैठना है, तो यू विल बी चार्ज्ड। ये समझ सकते हैं आपके बॉडी से कुछ इलेक्ट्रॉन स्नैच आउट हो गए, जिसके कारण यू बिकम्स पॉजिटिवली चार्ज बॉडी। अब आप पॉजिटिवली चार्ज बॉडी हो चुके हैं और जब किसी न्यूट्रल बॉडी, अपने छोटे भाई को या जिसने भी आपको कपड़े से चार्जेस निकाले हैं, उसको कॉल करके उसके सेंसिटिव पोर्शन, कान की टेप, आंख के नीचे का सिरा, जब आप उसको टच करेंगे तो वह एक शॉक महसूस करेगा। उस शॉक महसूस करने का कारण क्या है? क्योंकि अब आपके जो चार्ज थे, अगर इलेक्ट्रॉन स्नैच आउट हुए तो अब आपके अंदर पॉजिटिव चार्ज है, वह न्यूट्रल होने की कोशिश करेंगे, मतलब उस बॉडी से इलेक्ट्रॉन ले लेंगे, और जब वो बॉडी से इलेक्ट्रॉन लेंगे तो उसे शॉक महसूस होगा, झटका महसूस होगा। ठीक उसी तरीके का झटका जैसा जब आपकी कोहनी किसी शार्प एज से टकराती है तो आपके पूरे वजन में झंझनाहट होती है, कोहनी में झंझनाहट होती है। ठीक उसी तरीके का झटका उसको लगेगा। जैसे हमने ये भी बताया था कि अगर प्लास्टिक की पतली सी शीट आप बुक के कवर से आउट करते हैं, फोर्सफुली निकालते हैं, तो वह आपके हाथ से चिपक जाती है। क्यों? क्योंकि वो प्लास्टिक की बनी हुई है और प्लास्टिक हमेशा नेगेटिवली चार्ज बॉडी के रूप में कन्वर्ट होती है। नेगेटिवली चार्ज बॉडी का मतलब यह है कि उसने उस कवर से कुछ इलेक्ट्रॉन्स एक्वायर कर रखे हैं, तो वह आपके बॉडी से चिपक के अपने आप को न्यूट्रल करने की कोशिश करती है। अगर आप इंसुलेटेड बॉडी में खड़े हैं, हवाई चप्पल पे, रबर के चप्पल पे खड़े हैं, तो वो न्यूट्रलाइज नहीं कर पाएंगे। और अगर आप बेयर फुटेड है, नंगे पैर है, तो आप बिल्डिंग के थ्रू उस चार्ज को न्यूट्रलाइज करेंगे। वो बहुत कम चार्ज होता है, इसलिए आपको शॉक एक्सपीरियंस नहीं होगा। अब उस प्लास्टिक की पन्नी को अगर न्यूट्रलाइज करना है तो अगर आप उसको वॉल के साथ टच करा दें तो थोड़ी देर तक टच रहेगी, वो कब तक टच करेगी, कब तक चिपकी रहेगी, जब तक कि उसके सारे के सारे चार्ज न्यूट्रल ना हो जाए। वह न्यूट्रल हो जाएगी तब वॉल को छोड़ के नीचे गिर जाएगी। तो ये बहुत सारे फेनोमेनास थे जो आपको ऑब्जर्व करने चाहिए थे। छोटे छोटे थर्मोकोल पीसेस को आप अगर इन्फ्लेटेड बैलून में डाल के किसी साइड से रब करते हैं तो इंटरनली वह थर्मोकोल के छोटे छोटे बॉल्स उस बैलून के उस साइड पर टच कर जाते हैं, उस साइड पर चिपक जाते हैं जहां पे आपने बाहर से रब किया। फिर हम लोगों ने यह भी देखा था कि जब कोई भी न्यूट्रल बॉडी किसी चार्ज बॉडी के नजदीक लाई जाती है या चार्ज बॉडी किसी न्यूट्रल बॉडी के नजदीक लेके आते हैं, तो उस न्यूट्रल बॉडी जिसके पास इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन इक्वल अमाउंट के थे और इसलिए वो न्यूट्रल थी, अब वह ड्यू टू द इलेक्ट्रिकल इंडक्शन चार्ज हो जाती है। अगर ये पॉजिटिव चार्ज बॉडी उसके नजदीक लेके आ रहे हैं, इस न्यूट्रल बॉडी के नजदीक पॉजिटिवली चार्ज बॉडी लेके आ रहे हैं, तो इस न्यूट्रल बॉडी के इस सरफेस पे नेगेटिव इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे, जिसके कारण यह सरफेस नेगेटिव हो जाएगी, बाहर नहीं निकलेंगे इलेक्ट्रॉन, उसी सरफेस पर रहेंगे, और इसके पीछे वाली सरफेस पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। तो ये वाली सरफेस पॉजिटिव चार्ज की तरफ, पॉजिटिव सरफेस की तरफ से बिहेव करेगी। तो इस इलेक्ट्रिकल इंडक्शन में अगर हमें कंप्लीट सिंगल चार्ज इसको देना है तो उस केस में पीछे वाली बॉडी, पीछे वाली सरफेस को हम लोग टच कर देंगे विद द अर्थ, क्योंकि अर्थ बहुत अच्छी एक्सेप्टर और डोनर ऑफ चार्ज, डोनर ऑफ इलेक्ट्रॉन और बहुत अच्छी एक्सेप्टर ऑफ इलेक्ट्रॉन। क्योंकि जो भी माइग्रेशन ऑफ चार्ज होता है इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, अर्थ इलेक्ट्रॉन एक्वायर भी कर लेती है और अर्थ इलेक्ट्रॉन डोनेट भी करती है। कुल मिला के अर्थ एक न्यूट्रल बॉडी है जो कि किसी भी चार्ज बॉडी को न्यूट्रल करने की हमेशा कोशिश करती है अगर उसके साथ डायरेक्ट कांटेक्ट में आती है। तो यहाँ पे जब ये वाली सरफेस हम लोग टच करा देंगे विद द अर्थ, तो यहाँ के सारे चार्जेस जो कि पॉजिटिव थे अर्थ में चले जाएंगे, तो इस सरफेस के नेगेटिव चार्ज इस पूरी की पूरी बॉडी पे स्प्रेड हो जाएंगे जब हम लोग इसको रिमूव करेंगे। तो इस तरीके से किसी भी बॉडी को हम चार्ज प्रोवाइड करा सकते थे। अब इस चार्ज के बाद हम लोग को यह जानना है कि इस चार्ज के कारण प्रोड्यूस्ड फोर्स किस किस पैरामीटर्स के ऊपर डिपेंड करता है। तो 18th सेंचुरी में कूलॉम ने इस पे बहुत सारी स्टडी की और यहाँ पे कुछ इंटरेस्टिंग चीजें उन्होंने बताई जो आज तक चल रही है। उन्होंने ये बताया कि द फोर्स विच वर्क्स बिटवीन द टू चार्ज्ड बॉडीज, नॉट ऑर्डिनरी बॉडीज, चार्ज बॉडीज,
के बीच लगने वाला फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मैग्नीट्यूड ऑफ चार्जेस। अगर दो बॉडीज हैं, बॉडी ए एंड बॉडी बी, ये बॉडी ए है और ये बॉडी बी है, इन दोनों बॉडीज के ऊपर कुछ चार्ज है, मान लेते हैं इसके ऊपर चार्ज Q1 है, इसके ऊपर चार्ज Q2 है। अगर दोनों के ऊपर सेम नेचर का चार्ज होगा तो दे विल रिपेल, अगर अपोजिट नेचर का चार्ज होगा तो दे विल अट्रैक्ट। दोनों ही केसेस में यह एक फोर्स अप्लाई करेगी तभी अट्रैक्शन या रिपल्शन वर्क करेगा। तो यहां पे उन्होंने ये बताया कि दिस फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ चार्जेस। मतलब अगर चार्ज ऑफ Q1 बढ़ गया या चार्ज ओवर द B बढ़ गया, दैट इज Q2, तो उस केस में फोर्स बढ़ जाएगा, स्ट्रांगली एक दूसरे को अट्रैक्ट या रिपेल करेंगे। उन्होंने एक चीज और बताई और उसको प्रूव भी किया उन्होंने, ऐसा नहीं कि केवल बताया, F is inversely proportional to square of distance between two bodies, two charged bodies, and यह डिस्टेंस सेंटर से लेनी है, तो सेंटर से डिस्टेंस अगर r है, A और B के बीच की सेंटर से डिस्टेंस अगर r है, तो दिस F is inversely proportional to the square of distance। मन में एक क्वेश्चन जरूर आता होगा कि कैसे उन्होंने इस एक्सपेरिमेंट को 18th सेंचुरी में कंप्लीट किया, तो उसको थोड़ी देर बाद देखते हैं, पहले इसको आगे प्रोसीड करते हैं। दिस F is directly proportional to the Q1 Q2 by R square like this। अभी हम स्केलर फॉर्म लेके चल रहे हैं, क्योंकि फोर्स एक वेक्टर टर्म है, इसके बाद हम लोग इसका वेक्टोरियल फॉर्म भी देखेंगे। यहाँ पे जब प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट आया तो वह कांस्टेंट मान लिया गया ke, पर इस ke की एक पर्टिकुलर वैल्यू है जो कि मीडियम के ऊपर भी डिपेंड करती है। अगर दोनों चार्ज बॉडीज के बीच एयर है या वैक्यूम है, तो उस केस में एक वर्ड आता है परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, दैट इज आल्सो नोन एज परमिटिविटी ऑफ एयर या परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम। तो यहाँ पे जो ke की वैल्यू आ रही है, दिस इज कांस्टेंट, एंड ke की वैल्यू यहाँ पे होती है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। दिस इज व्हाट एप्सिलॉन, EPSILON, एप्सिलॉन नॉट को हम जीरो भी कह सकते हैं। दिस नॉट इज फॉर एयर या वैक्यूम, जिसे हम फ्री स्पेस का नाम देते हैं। सो दिस इज एप्लीकेबल फॉर द फ्री स्पेस, that is air or vacuum। This epsilon is basically representation letter, एक लेटर है जिससे हम लोग इसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं। This epsilon not is the permittivity of free space। अब यहां पे क्वेश्चन अराइज होता है कि व्हाट इज मीनिंग ऑफ परमिटिविटी। नाम से लग रहा है किसी चीज को परमिट कर रही है, तो आप समझने के लिए समझ सकते हैं कि जो भी चार्ज बॉडी है, उस चार्ज बॉडी के चारों ओर एक इन्फ्लुएंशियल एरिया क्रिएट होगा। दैट इन्फ्लुएंशियल एरिया, प्रभाव क्षेत्र, इज बेसिकली नोन एज इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक उसी तरीके से जैसे कोई भी मास बॉडी थी, तो मास होने के कारण उसके चारों ओर एक ग्रेविटेशनल फील्ड प्रोड्यूस हो रही थी। कोई अगर मैग्नेट है तो मैग्नेट के चारों ओर एक मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगी, और उस मैग्नेटिक फील्ड के अंदर जब कोई छोटा टाइनी मैग्नेट या कोई आयरन पीस एंटर किया जाएगा, तो दैट मैग्नेट एंड आयरन पीस विल एक्सपीरियंस अ फोर्स। तो किसी भी प्रभाव क्षेत्र में जब दूसरी बॉडी उसी नेचर, उसी की प्रॉपर्टी से मिलती जुलती आती है, तो उस केस में वो फोर्स एक्सपीरियंस करती है। तो उस क्षेत्र का नाम है फील्ड। यहाँ पे इन्फ्लुएंशियल एरिया को, इन्फ्लुएंस को रिप्रेजेंट करने के लिए हम लोग लेते हैं इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स। जैसे मैग्नेटिक फील्ड को रिप्रेजेंट करने के लिए मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स लेते हैं, ठीक उसी तरीके से इलेक्ट्रिक फील्ड जो कि इन्फ्लुएंशियल एरिया ऑफ चार्ज बॉडी है को रिप्रेजेंट करने के लिए इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स लेते हैं। ये इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स किसी मीडियम से किस तरीके से पास होंगी उसको डिसाइड करता है दिस एप्सिलॉन या परमिटिविटी। एप्सिलॉन बेसिकली केवल एक सिंबल है जिससे हम लोग उसको रिप्रेजेंट करते हैं। अब दिस इज ओनली फॉर द एयर ऑफ फ्री स्पेस, उसको ध्यान देना है। इस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू है 9 × 10⁻⁹। अब बात आई
यूनिट क्या होगी? तो इसकी यूनिट निकालने के लिए हम इसको ट्रांसफर करें तो ये मिल जाएगा न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। तो इस तरीके से हम इसकी यूनिट निकाल सकते हैं। अब एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू फॉर द एयर क्या है? दिस इज फॉर द एयर। एयर के लिए ये है 8.86 लिखा जाता है, बेसिकली है 8.854 इंटू 10 टू द पावर -12। तो ये एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू है जिसको हम लोग रफली लिखते हैं 8.86 इंटू 10 टू द पावर -12। तब है जब एयर या वैक्यूम है दोनों चार्ज के बीच में। अगर दोनों चार्ज बॉडी के बीच में वाटर आ गया, ग्लिसरीन आ गई, जब और कोई लिक्विड आ गया या और कोई मटेरियल आ गया तो इसकी फोर्स की वैल्यू चेंज हो जाएगी। यहां पे आप लोगों ने देखा होगा कि इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड वाटर में ब्रेक हो जाता है। क्यों ब्रेक हो जाता है उसको भी देख लेते हैं, पर उसको देखने से पहले हम लोग ये देखते हैं कि अगर हम लोग इस एयर की जगह पे किसी और मीडियम को डाल दें तो क्या होगा। यहां पे हम लोग मीडियम लेके चलते हैं, दोनों चार्ज बॉडी के बीच में ए एंड बी के बीच में हम लोग एक मीडियम मान लेते हैं, मीडियम। अब ये मीडियम वुड भी हो सकता है, माइका भी हो सकती है, वाटर भी हो सकता है, या कोई भी मटेरियल हो सकता है। कंडक्टिंग मटेरियल होगा, चार्ज दूसरी जगह पे ट्रांसफर हो जाएंगे। नॉन कंडक्टिंग मटेरियल जनरली हम लेते हैं। यहाँ पे कोई भी मीडियम ले रहे हैं तो उस केस में हम लोगों को जो भी फोर्स मिलेगा दैट इज Fm फॉर द मीडियम। यह वैल्यू हो जाएगी 1/4 पाई एप्सिलॉन ऑफ दैट मीडियम। सफिक्स में m लिखा नहीं जाता है पर यहाँ हम लिख के बता रहे हैं। तो 1/4 पाई एप्सिलॉन ऑफ द परमिटिविटी ऑफ दैट मीडियम एंड हियर Q1 Q2 by r स्क्वायर अपनी जगह पे रहेगा। उसको थोड़ा सा और ट्रांसफर करने से पहले एक चीज जान लें, हम लोग के पास होती है रिलेटिव परमिटिविटी। रिलेटिव परमिटिविटी को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं एप्सिलॉन आर से, और इसका एक और नाम है, इसको हम लोग एक और नाम से बुलाते हैं जिसको आने वाले समय में पढ़ेंगे। उसका नाम है डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। इस डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट को हमेशा और हमेशा कैपिटल के से रिप्रेजेंट करते हैं। यहां पे ये आपका स्मॉल के है, या डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है कैपिटल। तो बेसिकली एप्सिलॉन आर इज आल्सो नोन एज डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। तो एप्सिलॉन आर इज इक्वल टू के है, एंड इस एप्सिलॉन आर की वैल्यू होती है, इट इज रेशियो ऑफ परमिटिविटी ऑफ दैट मीडियम to the permittivity of air या vacuum और free space। तो epsilon r relative permittivity of a medium is the ratio of permittivity to the permittivity of free space। अब epsilon r या k dimensionless या unitless हो जाएगा, इस epsilon r की जगह हम लोग k भी लिख सकते हैं। टोटल इसकी 4 डिफिनेशंस आप लोगों के सिलेबस में मिलेंगी और चारों एक दूसरे से इंटरलिंक्ड भी है। तो अब यहाँ पे एप्सिलॉन m की वैल्यू अगर हम लोग देखते हैं तो एप्सिलॉन m की वैल्यू हो जाएगी एप्सिलॉन नॉट k। एप्सिलॉन m इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट k। इसका कभी ध्यान दीजिएगा, जैसे हम लोग स्पेसिफिक डेंसिटी निकालते थे तो स्पेसिफिक डेंसिटी निकालने के लिए हम लोग डेंसिटी ऑफ बॉडी को डिवाइड करते थे विद द डेंसिटी ऑफ वाटर। स्पेसिफिक डेंसिटी यूनिटलेस थी, ठीक इसी तरीके से ये भी यूनिटलेस है। तो अब हम लोग अगर इस फॉर्मूले में पुट करते हैं तो एफ एम की वैल्यू हो जाएगी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट अपने जगह पे है के, और यहाँ पे है Q1 Q2 by r स्क्वायर। अभी स्केलर फॉर्म लेके चलते हैं इसका। तो अगर ध्यान से देखें तो हम लोगों को एक चीज दिखाई दे रही है कि एफ एन इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 by r स्क्वायर, दैट इज दिस मच 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 by r स्क्वायर, क्योंकि इसको हम लोग लिख सकते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 by r स्क्वायर, क्योंकि यह फ्री स्पेस के लिए था। यहाँ पे एफ एयर लेके चल रहे हैं क्योंकि एयर वैक्यूम को ही हम लोग फ्री स्पेस का नाम दे रहे हैं। तो एफ एम विल बी इक्वल टू एफ ए डिवाइडेड बाय के, क्योंकि
1/4 Q1 Q2 by R स्क्वायर F A के बराबर है। तो यहाँ पे K इजिकल टू मिला हम लोग के पास F A by F M। तो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की या रिलेटिव परमिटिविटी की एक और डेफिनेशन मिल रही है। दैट इज व्हाट? इट इज द रेशियो ऑफ फोर्स which works between the two charged bodies placed at a certain distance in air to the force working between the same two bodies in the presence of medium when they are placed at the same distance। सेम डिस्टेंस में अगर मीडियम में रखी है तो डिनोमिनेटर में आ रहा है और एयर में रखी है तो वह न्यूमरेटर में आ रहा है। यहाँ पे आपके पास मीडियम ऊपर था और एयर वाला नीचे था, यहाँ पे एयर वाला ऊपर है और मीडियम वाला नीचे है। तो अब इस फॉर्मूले को मीडियम के लिए अगर हम वाटर के लिए अप्लाई करते हैं FW, तो हम लोगों के पास मिल जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट K फॉर वाटर एंड हियर Q1 Q2 by R स्क्वायर। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ वाटर इज वेरी मच, यह 80 होता है, 80 बहुत ज्यादा माना जाता है। 80 वाटर का है। अगर हम सोडियम क्लोराइड जो कि एक इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड फॉर्म करता है को वाटर में डालते हैं तो होगा क्या? सोडियम आयन एंड क्लोराइड आयन के बीच में वाटर मॉलिक्यूल आ जाएगा और वाटर के आने के कारण फोर्स, दैट इज द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स between the sodium ion and chloride ion will decrease by 80 times। 80 times फोर्स कम हो जाएगा वाटर के प्रेजेंस के कारण, जिसके कारण सोडियम आयन एंड क्लोराइड आयन एक दूसरे से अलग हो जाएंगे एंड दे विल डिसोसिएट इनटू द वाटर। तो वाटर में इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड इसलिए टूटते हैं क्योंकि डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ वाटर इज वेरी मच 80 है। यहाँ पे Kw की वैल्यू है 80 यूनिट लेस है ये, तो जो कि मीडियम की तरफ से यहाँ पे बिहेव हो रहा है और दो बॉडीज जो कि सोडियम आयन एंड क्लोराइड आयन है वो ब्रेक कर रहे हैं। तो यहाँ पे इसके साथ एक चीज और मन में आती होगी कि आखिर इतने लंबे लंबे फॉर्मूले उन्होंने बनाए कैसे? उन्होंने मींस गुलाम ने 1780 सेंचुरी में कैसे फॉर्म किए? तो उसको देखने के लिए एक इंपॉर्टेंट चीज है कि अगर दो बॉडीज हम लोगों के पास हैं, एक बॉडी फुली चार्ज है, कंडक्टिंग बॉडी है, एक बॉडी फुली चार्ज है, इसके ऊपर चार्ज Q है। अगर हम दूसरी सेम साइज की बॉडी, सेम मटेरियल की बॉडी को टच करा के अलग कर देते हैं तो दोनों बॉडीज के ऊपर सेम इक्वल अमाउंट का चार्ज आ जाता है। मतलब जो भी चार्ज था दो पार्ट में डिवाइड हो गया। इसके पास अगर Q था तो टच करने के बाद दोनों के पास अब आ जाएगा Q/2 and Q/2 आफ्टर टचिंग। इनिशियली उनके पास चार्ज था, शुरुआत में उसके पास चार्ज था Q। जब उसको दूसरी बॉडी के साथ टच कराया गया तो यहाँ पे आफ्टर टचिंग यहाँ पे इसके पास और इसके पास चार्ज हो गया Q/2। इसी तरीके से जब इस बॉडी को हम लोग दूसरी से बॉडी से टच कराएंगे तो वो चार्ज दे देगी हम लोग को Q/4, Q/8 एंड Q/16। तो जैसे जैसे हम चार्ज की वैल्यू को चेंज करेंगे वैसे वैसे फोर्स वर्किंग बिटवीन द टू बॉडीज चेंज हुआ। इसको उन्होंने मींस गुलाम ने टॉर्शन मीटर से मेजर किया। टॉर्शन मीटर से टॉर्क मेजर करते हैं। मैक्रोस्कोपिकली उन्होंने उस समय किया क्योंकि बहुत ज्यादा उस समय टेक्नोलॉजी डेवलप नहीं थी। उसके बाद कैवेंडिश ने कैपिटल G यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट निकालने के लिए भी उसी टॉर्शन मीटर का यूज किया। मतलब गुलाम ने बहुत पहले इस पे वर्क किया था टॉर्शन मीटर पे और कैवेंडिश ने बहुत बाद में वर्क किया था। कैवेंडिश एक्सपेरिमेंट आपके एनसीईआरटी बुक 11th में ग्रेविटेशनल वाले चैप्टर में है, पूरा मेथड है, उसको अगर आप लोग पढ़ेंगे तो अच्छा लगेगा। तो उन्होंने अलग अलग चार्ज को लेकर एक्सपेरिमेंट किए, अलग अलग चार्ज बॉडीज को लेके फोर्स को मेजर किया विद द हेल्प ऑफ टॉर्शन मीटर और अलग अलग डिस्टेंस रख के फोर्स निकाला। तो जैसे जैसे उन्होंने डिस्टेंस बढ़ाई
वैसे वैसे फोर्स कम हुआ, और जैसे जैसे मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज भी उन्होंने घटाया, वैसे वैसे फोर्स कम हुआ। तो इस पे उन्होंने बहुत मेहनत करने के बाद निकाला। बाद में यह एटॉमिक डिस्टेंसेस 10 टू द पावर -10 मीटर तक के लिए भी आके एप्लीकेबल हुआ। यहां पे अगर Q1 और Q2 का Q1 और Q2 इज मोर देन 0, Q1 Q2 मोर देन 0 कब होगा? जब Q1 एंड Q2 दोनों ही पॉजिटिव हो, जब दोनों ही नेगेटिव। तो दोनों ही पॉजिटिव होंगे, दोनों ही नेगेटिव होंगे, तो FM मींस जो भी फोर्स काम कर रहा है, FE भी लिख सकते हैं। दिस FE विल बी व्हाट? पॉजिटिव। पॉजिटिव फोर्स क्या है? रिपल्सिव नेचर का है। इस बात को हमेशा ध्यान दीजिएगा, पॉजिटिव फोर्स रिपल्सिव नेचर का है। और अगर Q1 एंड Q2, if Q1 and Q2 is less than 0, लेस देन 0 का मतलब ये हो गया कि एक चार्ज बॉडी पॉजिटिव है और दूसरी चार्ज बॉडी नेगेटिव है, उसी केस में यह लेस देन 0 होगा। माइनस में तभी आएगा क्योंकि अगर एक प्लस है और दूसरा हमारे पास माइनस है, तो इस केस में हमको मिल जाएगा माइनस Q1 एंड Q2, एंड दिस माइनस Q1 Q2 विल बी लेस देन 0। तो अगर लेस देन 0 है तो यहाँ पे अट्रैक्टिव फोर्स काम करेगा। अट्रैक्टिव फोर्स हमेशा हमेशा क्या होगा? नेगेटिव। तो यहां पे है रिपल्सिव फोर्स। सब नोट्स आप लोग बनाएंगे तो बहुत प्रॉपर वे में आपको बनाने हैं। यहाँ पे रिपल्सिव फोर्स है और यहाँ पे काम कर रहा है अट्रैक्टिव फोर्स। अगर हम एक ग्राफ प्लॉट करते हैं बिटवीन द, ध्यान से देखिएगा, बिटवीन द 1/r², एक्स एक्सिस पे हम r नहीं ले रहे हैं, डायरेक्ट ले रहे हैं 1/r², और y एक्सिस पे हम ले रहे हैं फोर्स। तो दो चार्ज बॉडी के बीच में अगर हम दोनों ही चार्ज बॉडीज के पॉजिटिव या दोनों ही चार्ज निगेटिव ले रहे हैं, तो उस केस में हमें फोर्स पॉजिटिव मिलेगा। तो लाइन हमें ऐसे मिलेगी। जैसे जैसे डिस्टेंस हम घटाएंगे, वैसे वैसे 1/r² वाला पोर्शन बढ़ेगा। बढ़ेगा मतलब एक्स एक्सिस पे बढ़ रहा है, तो फोर्स भी बढ़ेगा। ध्यान से देखिएगा, अगर हम डिस्टेंस को कम करते हैं तो 1/r² वाला पोर्शन बढ़ेगा, आगे बढ़ रहा है। डिस्टेंस कम होने पे 1/r² बढ़ रहा है, तो उस केस में डिस्टेंस कम होने पे फोर्स भी बढ़ेगा। तो ये ग्राफ हम लोग को इस तरीके से मिल रहा है। यह ग्राफ ऊपर वाला है रिपल्सिव फोर्स के लिए। अगर हम सेम मैग्नीट्यूड का चार्ज लेके एक को पॉजिटिव और दूसरे को नेगेटिव कर दें, तो हमें ग्राफ कुछ इस तरीके का मिलेगा, और ये हमें देगा अट्रैक्टिव। तो इस बेस लाइन के ऊपर रिपल्सिव फोर्स काम कर रहा है और इस बेस लाइन नेगेटिव फोर्स है अट्रैक्टिव, और ये वाला फोर्स है पॉजिटिव। एक बात का ध्यान दीजिएगा, 1/r² है, अगर ये r या r² होती तो पैराबोलिक फॉर्म में मिलता। इन सब चीजों का ध्यान देके आपको प्रोसीड करना है। अब चीज और मेरे मुंह से निकली थी कि टू लाइक चार्ज बॉडीज भी एक दूसरे को अट्रैक्ट कर सकती हैं, तो थोड़ा सा उसके बारे में बता देते हैं। अगर एक चार्ज बॉडी है विच हैज 50 माइक्रोकूलम चार्ज, एक चार्ज बॉडी है जिसके पास चार्ज बहुत ज्यादा है, और दूसरी चार्ज बॉडी बहुत कम चार्ज वाली है, इसके पास मान लेते हैं कि 1 माइक्रोकूलम का चार्ज है, दोनों के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है। तो एक्चुअली होना क्या चाहिए? होना यह चाहिए नॉर्मल केस में कि दोनों एक दूसरे को रिपेल करें, क्योंकि सेम नेचर का चार्ज है। पर यहाँ पे होता कुछ डिफरेंट है। क्या होता है उसको देख लेते हैं। यहाँ पे 50 माइक्रोकूलम चार्ज वाली बॉडी इलेक्ट्रिकल इंडक्शन के थ्रू यहाँ पे नेगेटिव इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर पुल करती है और पॉजिटिव चार्ज को रिपेल करती है। तो बेसिकली जो बी वाली बॉडी है जिसके पास चार्ज कम था, उसका पॉजिटिव वाला पोर्शन तो थोड़ा सा बढ़ जाता है, पर वो अपोजिट साइड में बढ़ता है, और नेगेटिव वाला पोर्शन नजदीक होता है टू द बिगर बॉडी, टू द बॉडी विच हैज मोर चार्ज। तो ये नेगेटिव वाला इसकी तरफ अट्रैक्ट हो जाता है, तो इस केस में होता है अट्रैक्शन। तो अगर दो बॉडीज के ऊपर सेम नेचर का चार्ज है और चार्ज का गैप बहुत ज्यादा है, एक के पास चार्ज 50 माइक्रोकूलम है, दूसरे के पास 1 माइक्रोकूलम है, चार्ज की गैप अगर बहुत ज्यादा है, तो उस केस में बजाय रिपल्शन के अट्रैक्शन।
तो ये इलेक्ट्रिकल इंडक्शन का एक बहुत इंपॉर्टेंट फेनोमेना भी है। अब हम लोग वेक्टोरियल फॉर्म ऑफ कूलम्ब फोर्स देखते हैं, पहले इसको इरेज करते हैं। अब हम लोग वेक्टोरियल फॉर्म ऑफ कूलम्ब फोर्स के बारे में स्टडी करते हैं। वेक्टोरियल फॉर्म ऑफ कूलम्ब फोर्स। वैसे सर हेडिंग लिखने में वेस्टेज ऑफ टाइम है, आप लोग डायरेक्ट इसको लिख सकते हैं अपने कॉपी में। वेक्टोरियल फॉर्म ऑफ कूलम्ब फोर्स में इस बात का ध्यान देना है कि जो भी चार्जेस हों उन चार्जेस के पास एक पोजीशन वेक्टर होनी चाहिए, मतलब उनकी जो भी पोजीशन है वो वेक्टोरियल फॉर्म में होनी चाहिए। मान लेते हैं कि एक्स वाई कोऑर्डिनेट है ये, और यहाँ पे एक चार्ज है Q1 और दूसरा चार्ज है Q2। इस Q1 एंड Q2 चार्ज की पोजीशन वेक्टर है R1, एरो के साथ शो करना होगा इसको, और ये है R2, ये भी है एरो के साथ। पोजीशन वेक्टर ऑफ चार्ज Q1 एंड Q2 इज R1 एंड R2। Q1 Q2 के ऊपर एक फोर्स अप्लाई करेगा एंड Q2 Q1 के ऊपर फोर्स अप्लाई करेगा। तो यहां पे अगर हम लोग वेक्टर फॉर्म में ले रहे हैं तो इसकी डायरेक्शन इधर है और इसकी भी डायरेक्शन इधर है। यहां पे F12 का मतलब है कि वन चार्ज के ऊपर फोर्स ड्यू टू द सेकेंड चार्ज, फोर्स वर्किंग ओवर द फर्स्ट चार्ज ड्यू टू सेकेंड चार्ज। एंड F21 का मतलब है कि फोर्स वर्किंग ओवर द सेकेंड चार्ज ड्यू टू फर्स्ट चार्ज। तो यहां पे लिख सकते हैं ओवर द फर्स्ट ड्यू टू सेकेंड, और यहां पे हो जाएगा फोर्स ओवर द सेकेंड ड्यू टू फर्स्ट। यहां पे जो भी डिस्टेंस होगी वो डिस्टेंस हम लोगों की कुछ इस तरीके से है। अगर हम लोग वेक्टोरियल फॉर्म में डिस्टेंस देखना चाहें तो लिख सकते हैं R1 प्लस दिस गैप दैट इज R21। R1 एंड R21 will be equal to, ये वेक्टोरियल फॉर्म होगा, will be equal to R2। वेक्टर सम में आप लोगों ने पढ़ रखा है कि the sum of this vector plus this vector will be equal to R2। मान लेते हैं ओरिजिन है, तो यहां पे R21 की वैल्यू हम लोग को मिल जाएगी R2 माइनस R1 वेक्टर के फॉर्म। R21 इज इक्वल टू R2 माइनस R1, इतना हम लोग पढ़ चुके हैं। अभी हम लोग पूरा वेक्टर ले रहे हैं। अगर हम इसका यूनिट वेक्टर लेंगे तो वी विल डिवाइड दिस वेक्टर बाय द मैग्नीट्यूड ऑफ दिस वेक्टर। अब यहां पे हम लोगों को निकालना है फोर्स वर्किंग ओवर द सेकेंड चार्ज ड्यू टू फर्स्ट चार्ज। 2 अगर निकालना है, जब भी स्केलर फॉर्म में लेके चल रहे हैं तो यहां वैल्यू रहेगी K Q1 Q2 बाई R21 का स्क्वायर। ये अभी पूरा का पूरा स्केलर फॉर्म में है। अगर इसको वेक्टर फॉर्म में कन्वर्ट करना है तो इधर हम लोग वेक्टर फॉर्म में अगर कन्वर्ट कर रहे हैं तो यहां पे हमें यूनिट वेक्टर से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। यूनिट वेक्टर R21 कैप। इस यूनिट वेक्टर की वैल्यू होती है वेक्टर डिवाइडेड बाय इट्स मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड किसका क्या है? R21। तो ये हम लोगों के पास मैग्नीट्यूड में लिखने का तरीका है। आजकल मॉड में हम लोग नहीं लिखते हैं, डायरेक्ट इसको हम लोग इस तरह से लिखते हैं। यहाँ पे जब हम लोग R21 कैप की वैल्यू इसमें पुट करेंगे तो यहाँ पे हम लोगों को मिलेगा F21 एरो के साथ K Q1 Q2। R21 कैप की वैल्यू है R21 एरो डिवाइडेड बाई R21 मैग्नीट्यूड के फॉर्म में, और यहाँ ऑलरेडी R21 का स्क्वायर था तो यहाँ पे 2 पावर और 1 पावर, 3 पावर डिनोमिनेटर में हो जाएगी और ऊपर हमें वेक्टोरियल फॉर्म में मिल रहा है। तो F21 वेक्टोरियल फॉर्म में K Q1 Q2 R21 डिवाइडेड बाई यहां पे मिल रहा है R21 का क्यूब। ठीक इसी तरीके से हम लोग F12 निकाल सकते हैं। F12 मतलब फोर्स वर्किंग ओवर द वन ड्यू टू सेकेंड। तो जब इसको सॉल्व करेंगे तो हम लोग को मिल जाएगा K Q1 Q2 R21 की जगह आ जाएगा R12 एरो फॉर्म में डिवाइडेड बाई R12 का क्यूब।
ठीक उसी तरीके से जैसे यहाँ पे हम लोगों ने किया है। अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि हम लोगों को डायरेक्शन देखनी है कि दोनों की डायरेक्शन में क्या डिफरेंस है। तो डायरेक्शन देखने के लिए अगर हम लोग इसका यूज करते हैं, इसका, तो ये हम लोग के पास R21 एरो इज इक्वल टू R2 माइनस R1 एरो के साथ। इसको अगर लिखना चाहे तो लिख सकते हैं R21 एरो, यहां से अगर माइनस साइन कॉमन ले ले तो माइनस साइन कॉमन लेने पे हम लोग को मिल जाएगा, जो माइनस है वो प्लस हो जाएगा और जो प्लस है वो माइनस हो जाएगा। तो यहाँ पे R1 एरो माइनस R2 एरो मिल जाएगा। यहां पे R21 वेक्टोरियल फॉर्म में विल बी इक्वल टू माइनस R12 एरो फॉर्म, मतलब R21 वेक्टर will be equal and opposite to the R12। दोनों वेक्टर्स आपस में बराबर है मैग्नीट्यूड वाइज, पर डायरेक्शन दोनों की डिफरेंट है। यहां पे इस वाले में हम लोग के पास है R2, इसमें है R12, बाकी पूरा का पूरा पोर्शन K, Q1, Q2, R21 क्यूब एंड R12 क्यूब सेम है। क्योंकि यहां पे इस बात का भी ध्यान देना है कि R21 इज इक्वल टू R12, स्केलर फॉर्म में दोनों बराबर है, वेक्टोरियल में डिफरेंस है केवल डायरेक्शन। तो ये पोर्शन बराबर है, केवल और केवल R21 एंड R12 हम लोगों को डिफरेंट मिल रहा है और R21 और R12 के बीच डायरेक्शन है नेगेटिव की। तो यहां पे R21 के डायरेक्शन के ऊपर F21 डिपेंड कर रहा है और R12 वेक्टर के डायरेक्शन के ऊपर F12 डिपेंड कर रहा है, इसलिए F21 will be equal and opposite to the F12, इसलिए दोनों की डायरेक्शन अलग होगी। मतलब दोनों ही चार्ज एक दूसरे के ऊपर इक्वल एंड अपोजिट डायरेक्शन में कूलम्ब फोर्स लगाएंगे। तो बेसिकली यह न्यूटन्स थर्ड लॉ को भी फुलफिल कर रहा है, न्यूटन्स थर्ड लॉ को यहाँ पे फुलफिल हो रहा है। तो यहाँ पे अगर हम लोग दो लाइक चार्जेस और दो अनलाइक चार्जेस के बीच फोर्स को देखना चाहे तो इस तरीके से भी समझ सकते हैं कि दो चार्ज अगर पॉजिटिव है, दोनों के दोनों पॉजिटिव है, तो उस केस में, या दोनों के दोनों नेगेटिव है, अगर दोनों के दोनों पॉजिटिव है, यहाँ पे 1-2 कर दे रहे हैं, तो पॉजिटिव मतलब दोनों एक दूसरे को रिपेल कर रहे हैं, तो इसके ऊपर फोर्स की डायरेक्शन इस डायरेक्शन में काम करेगी, आउटवर्ड डायरेक्शन में, और इसके ऊपर भी आउटवर्ड डायरेक्शन में काम करेगी। इस फोर्स का हम लोग नाम देंगे F1 के ऊपर काम कर रहा है ड्यू टू सेकेंड, तो यहां पे मिल जाएगा F12 आउटवर्ड डायरेक्शन, और यहां पे फोर्स काम कर रहा है सेकंड के ऊपर ड्यू टू फर्स्ट, तो ये हो जाएगा हम लोग के पास F21 वेक्टोरियल फॉर्म। अगर एक पॉजिटिव चार्ज है, ये Q1 है पॉजिटिव और दूसरा Q2 है नेगेटिव, तो दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। इसका मतलब इसके ऊपर लगने वाला फोर्स अंदर की तरफ काम करेगा, जो कि हो जाएगा F1 के ऊपर 2 के कारण, तो डायरेक्शन की तरफ हो गई, और इसके ऊपर फोर्स काम करेगा अंदर की ओर, तो ये डायरेक्शन हो जाएगी F21। मतलब अगर सेम नेचर के चार्जेस है, इलेक्ट्रिकल इंडक्शन नहीं हो रहा है, तो उस केस में फोर्स की डायरेक्शन बाहर है, और अगर अपोजिट नेचर के चार्जेस है तो ये अंदर है। यहां पर हम लोग देख सकते हैं Q1 Q2 का प्रोडक्ट इज मोर देन 0 एंड हियर Q1 Q2 का प्रोडक्ट इज लेस देन 0, क्योंकि एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव है। तो इस वीडियो लेक्चर में इतना ही है। आने वाले समय में मल्टीपल चार्जेस के कारण किसी पर्टिकुलर चार्ज के ऊपर लगने वाला नेट फोर्स कितना होगा, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन और उसको मिलकर सब लोग सॉल्व करेंगे। ये वेक्टोरियल फॉर्म भी उतना ही इंपॉर्टेंट है जितना कि स्केलर फॉर्म में था। ओके, हैव ए नाइस डे।